आज के इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में स्वस्थ और चमकदार त्वचा किसे नहीं चाहिए। चेहरे पर अगर एक दाग भी हो या शरीर पर खुजली हो तो आत्मविश्वास अपने आप कम हो जाता है। तो यह सिर्फ हमारी त्वचा को ही नहीं, हमारे आत्मविश्वास को भी इफेक्ट करता है। कभी एक्जिमा, कभी सोरियासिस, कभी फंगल इन्फेक्शन और कभी स्किन रेसेस, और फिर शुरू हो जाता है एंटीबायोटिक्स, मलहम और क्रीम का कभी ना खत्म होने वाला सिलसिला। लेकिन सवाल ये है, क्या इलाज सिर्फ स्किन पर दिखने वाले लक्षणों का होना चाहिए या फिर इस समस्या की जड़ तक पहुंचकर उसे खत्म करना चाहिए? चर्म रोग से जुड़े कारण और समाधान को जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विस्पर ऑफ वेलनेस, द होम्योपैथिक पॉडकास्ट सीरीज। और मैं हूं आपकी होम्योपैथिक फ्रेंड डॉक्टर शिल्पा ताम्रकार। आज का हमारा टॉपिक है चर्म रोग और होम्योपैथी। और आज हमारे साथ एक ऐसे होम्योपैथिक एक्सपर्ट जुड़ रहे हैं जिनका एक्सपीरियंस 30 साल से भी ज्यादा का है और जिन्होंने राव सर, मोहंती सर और गुप्ता सर के साथ ह्यूमन इमोशंस और होम्योपैथी को बहुत करीब से समझा है। उन्होंने बत्रा एकेडमी में स्किन डिसीजेस और रेस्पिरेटरी डिसीजेस पर बहुत सारे सेशंस और रेगुलर कोर्सेज भी लिए हैं और साथ ही साथ उनके रेगुलर आर्टिकल ऑड स्पेयर एंड नेशनल होम्योपैथिक जर्नल में पब्लिश होते रहते हैं। सो लेट्स वेलकम डॉक्टर विजय पिंगले सर फ्रॉम मुंबई। वेलकम सर। नमस्ते। वेलकम नमस्ते यू सर। ऑल। सर, आप विस्पर ऑफ वेलनेस, ये जो पॉडकास्ट सीरीज है, हमने ये जो पर्पस है इसे चालू करने का, वो ये है कि हम आम लोगों तक ये पहुंचा सके कि होम्योपैथी किस तरह से काम करती है। तो सर, आपको यहाँ पर आकर कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत दिनों से ख्वाहिश थी कि लोगों तक पहुंचने की। यस थैंक सर। यू डॉक्टर शिल्पा की आपकी वजह से मैं अभी पहली बार लोगों तक पहुंच रहा हूँ। आज तक जो मैंने भी मतलब क्या लेक्चर्स किए हैं वो सारे यस डॉक्टर्स के लिए किए हैं या फिर किसी इंस्टीट्यूट के लिए किए हैं। पहली बार ये हम लोग पॉडकास्ट कर रहे हैं कि जो कि हम लोग पब्लिक आम के आदमी लिए। तक पहुंच सकें। या यस। सर हमेशा बोलते थे राव सर की लेमैन की तरह सोचो, लेमैन की तरह पहुंचो, वही अपनी होम्योपैथी स्प्रेड हो जाएगी। यस सर। यस सर, इसके थ्रू हमारा उद्देश्य यही है कि हम आम जनता से कनेक्ट हो सके। जरूर। सर, जब भी हम चर्म रोग या स्किन डिसीजेस की बात करते हैं तो थोड़ा सा आप हमारे व्यूअर्स को ये सिंप्लीफाई करेंगे कि स्किन डिसीजेस के अंतर्गत जो है कौन कौन सी बीमारियां आती हैं? देखो, चर्म रोग जिसे हम लोग स्किन डिसीजेस कहते हैं ना, ये बहुत ही बड़ा टर्म है और इसके अंदर बहुत सारी बीमारी आती है। यस। क्योंकि क्या है ना, पहली बात है कि स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ अ बॉडी। मतलब ये अपने शरीर का सबसे बड़ा हिस्सा है। तो इसको लेके बहुत सारी बीमारियां होते हैं। कॉमनली हम लोग देखा जाए तो एक्ने है, उसके बाद आर्टिकेरिया है। एक्ने बोले तो पिंपल्स, मुहासे। हाँ, यस। या आर्टिकेरिया जिसे हम लोग सामान्य भाषा में पित्त बोलते हैं, या दूसरा क्या नाम है उसका, चिपक। सीत सीत फूलता है। या जहाँ पे अपने स्किन के ऊपर उभर आते हैं। एक यस। उसके बाद है फंगल इन्फेक्शन। ये तो बहुत ही कॉमन है। मतलब रोजमर्रा के ज़िंदगी में हमें बहुत सारे पेशेंट्स इसके मिलते हैं। उसके बाद स्कैबीज़ है जो बच्चों में कॉमन होता है। उसके यस। बाद में आता है सोरियासिस, जो कि बहुत सारे शास्त्रों में कहा जाता है कि इट्स एन इनक्यूरेबल डिसीज़, लेकिन होम्योपैथी उसे ट्रीट करती है। विटिलिगो है, मोलस्कम है, ऐसे अनेक सारी बीमारियां हैं चर्म रोग में जिसे हम लोग ठीक कर सकते हैं। मतलब आसानी से ठीक कर सकते हैं, मैं तो कहूँगा। शरीर का मतलब ये जो स्किन का सबसे महत्वपूर्ण काम है ना कि प्रोटेक्ट करना। अपने अंदर के जो भी ऑर्गन्स है इसे प्रोटेक्ट करने की वो कोशिश करता है। बाहर से एक्सटर्नल फोर्सेस को ये प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है। दूसरा एक इसका जो हिस्सा है वो काम है वो कि अपना टेम्परेचर मेंटेन करना, टेम्परेचर रेगुलेट करना। अगर हम लोग धूप में जाते हैं तो उसे धूप से बचाने की कोशिश करते हैं, या ठंड लगती है तभी उसे बचाने की कोशिश करते हैं।
ये सारी बीमारियां कॉमनली आती है चर्म रोग के बीच में। यस, मतलब सर स्किन कहना चाहिए हमारी बॉडी की एक सबसे इम्पोर्टेंट प्रोटेक्टिंग मैकेनिज्म है, यस जो डेफिनेटली। हमारे पूरे बॉडी को कवर करता है। एक्चुअली में बॉडी में अगर देखा जाए तो सबसे पहले स्किन ही है, या उसके बाद बाकी के पार्ट आते हैं। जरूर जरूर। सर अक्सर मतलब हम देखते हैं कि ज्यादातर लोग क्या करते हैं, जब भी स्किन प्रॉब्लम होती है तब वो छोटी समस्या जब वो होती है तो उसको वो नजरअंदाज कर देते हैं। जी और जब तक वो फेस पर ना हो, खासकर जो है अगर फेस पर प्रॉब्लम नहीं है तो ध्यान ही नहीं जाता लोगों का। हाँ। तो सर आपके एक्सपीरियंस में जैसे ये जो नजरअंदाज करना है, हम्म, इसकी जो है क्या कीमत चुकानी पड़ सकती है इन फ्यूचर पेशेंट को? हम्म। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं बोलूंगा मैडम, क्योंकि क्या है ना, फेस रिप्रेजेंट व्हाट वी शो टू द वर्ल्ड। अपना चेहरा ही हम लोग दिखाते हैं। मतलब पहला जो फेसिंग है, फेस यस, जो है अपना, ये अपने पूरे बॉडी को रिप्रेजेंट करता है। या फेस वैल्यू डिपेंड्स कि मतलब क्या, कैसे आप उसे इस्तेमाल करते हो। तो आदमी क्या है ना, जब तक उसके चेहरे के ऊपर कुछ आता नहीं तब तक वो गाफिल रहता है। वो घर के नुस्खे आजमाता है, कुछ क्रीम लगाता है, ये लगाओ वो लगाओ, जब तक उसके चेहरे पे नहीं आता है तब तक उसका ध्यान नहीं देता है। वो उतनी मतलब क्या बोलते हैं ना कि शिद्दत से केयर। उसके पीछे नहीं पड़ता। हाँ, यस, उसे बहुत ही मतलब मामूली सा चीज लेके पकड़ता है। हम्म। और जब तक वो चेहरे पे आ जाता है ना तब तक उसे बहुत देर हो चुकी रहती है, क्योंकि अंदर ही अंदर वो दबाते जाता है। जब भी ये क्रीम वगैरह लगाते हैं लोग, तो ये अपनी बीमारी को वो सप्रेस करते हैं, हम लोग जिसे सप्रेशन कहते हैं। और नेचर का रूल है कि कोई भी चीज़ अंदर सप्रेस नहीं हो सकती। जितना आप सप्रेस करोगे उतना वो बाहर डबल उभर आके आएगी, यस, रिबाउंड हो जाएगी। जितना स्किन डिसीज आप सप्रेस करना चाहोगे उतना वो थोड़ी देर बाद और उभर आएगी, और उसे फिर संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। हम्म, और नेचुरली उसे पेशेंट को फिर इसकी कीमत बहुत भारी चुकानी पड़ती है, क्योंकि जितना देर लगेगा उसे बीमारी को लेके चलते हुए उतना ही देर उसे ठीक होने में लगेगा। फॉर एग्जांपल, अगर हम लोग कहीं से भी ट्रैवल करते हैं, मुंबई से अगर एमपी ट्रैवल करते हैं, तो जितना समय हमें यहाँ से वहाँ तक जाने में लगता है ना, उतना ही समय हमें वहाँ से यहाँ तक आने में लगने वाला। आने में लगेगा। हाँ, तो ये रिवर्सिबिलिटी है। तो जितना हम लोग जल्दी ट्रीटमेंट लेंगे उतना ही जल्दी हम उसे ठीक कर पाएंगे। ये नेचर का ही रोल है। हुँ, यस सर, आपने जिस तरह से कहा मुझे भी मतलब काफी सारे ऐसे इंसिडेंट याद आ रहे हैं। ज्यादातर जो भी पेशेंट आते हैं ना, हाँ, वो खासकर बिना डॉक्टर के पास जाए मेडिकल स्टोर से ऑइंटमेंट्स जो है बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑइंटमेंट अप्लाई करके आते हैं। यस, यस, और डेफिनिटली। तब तक काफी हद तक सप्रेशन हो चुका होता है, हुँ, हुँ, और फिर उतनी ही डिफिकल्टी जो है उसे क्योर करने में जाती है और प्रॉब्लम भी जो है काफी गंभीर हो जाती है। हुँ, जी, बिल्कुल। यहाँ तक हो जाता है ना कि वो पूरे शरीर पे फैल जाता है। फिर यस, शरीर पे फैलने के बाद फिर उसे इसे ठीक करूँ कि उसे ठीक करूँ, और इसमें वो मेंटली भी फ्रस्ट्रेट हो जाता है। ये बहुत बड़ी यस, दिक्कत आती है। हुँ, यस सर। या और सर बहुत सारा मतलब आजकल जो दोष है वो तो कुछ कॉस्मेटिक इंडस्ट्री का भी है, क्योंकि आजकल लोग जो है ना जैसे सोशल मीडिया पर उन्हें देख लिया ये क्रीम, ये ऑइंटमेंट, वो स्किन वाइटनिंग क्रीम वगैरह, तो ये प्रोडक्ट्स जो है लोग बहुत यूज कर रहे हैं। यस, डेफिनिटली ये तो बहुत ही गलत कर रहे हैं लोग, क्योंकि क्या है ना, सही सलाह लेंगे तो ही आपको सही इलाज होगी। कौन से यस, बीमारी का क्या कारण है वो देखना बहुत ज़रूरी होता है। आप कोई भी क्रीम किसी भी बीमारी को लगाओगे तो वो ठीक नहीं होने वाला। आप अगर स्कैबीज़ हो रहा है और उसे फंगल का ट्यूब लगा रहे हो तो वो ठीक नहीं होने वाला, उल्टा वो हम्म, बढ़ने ही वाला है। हाँ, या तो आप एक सही डॉक्टर के पास जाइए, हम्म, वहाँ से इलाज कीजिए। ये जो आजू-बाजू वाले जो बताते हैं ना, उसको मत यूज़ कीजिए, मैं तो बोलूँगा। क्योंकि यस, लोग क्या है ना, आजकल ज़्यादा भरोसा उनके ऊपर करते हैं। मेरे दोस्त हम्म, को ऐसा ही हुआ था, तो मैंने उसने उसे एक डॉक्टर ने ये क्रीम दी थी। उसका ठीक हो गया तो मैंने भी उसे लगा दिया। ये ज़्यादा चलता है आजकल।
तो ये नहीं यस, होना चाहिए हमारे हिसाब से। मतलब खुद के डॉक्टर हमें खुद नहीं बनना है, खासकर स्किन के मामले में। ज़रूर, ज़रूर। यस, स्किन के मामले में क्योंकि क्या है ना, स्किन पे अगर एक भी दाग आ जाता है, तो वो निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है और उसके वजह से फिर बाकी आपकी सारी जो चीज़ें हैं, एम्बैरेसमेंट बोलिए या कहीं यस। बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। ये सारी चीज़ें उसको लेके उसके साथ चलती है। हुँ, हुँ, यस सर। सर जैसे कि अभी आपने बताया भी स्टार्टिंग में कि जो चर्म रोग है, वो हुँ, एक बहुत ब्रॉड टर्म या है ना? और इसके कारण भी जो है काफ़ी क्लियर नहीं है। मतलब हम देखते हैं कि मॉडर्न मेडिसिन में भी इसका जो है कोई स्पेसिफिक ऐसा नहीं है कि ये कारण है, इस हुँ, कारण से आपको स्किन प्रॉब्लम हुई है। या तो होम्योपैथी में जैसे कि हम होम्योपैथी में बिलीव करते हैं साइकोडायनामिक और इमोशनल काजेज़ पर, तो या क्या स्किन के मामले में भी इस तरह का कोई कारण हमें मिल सकता है, इमोशनल या साइकोडायनामिक? डेफ़िनेटली, क्योंकि होम्योपैथी का बेस ही है कि साइकोडायनामिक पे हम लोग आजकल काम कर रहे हैं। क्योंकि हुँ, ऐसा है ना कि कोई भी आदमी बिना किसी वजह से बीमार नहीं हो सकता है। चाहे वो बीमारी कौन-सी भी हो, चर्म रोग हो या किसी भी बड़ी बीमारी हो, उसमें कोई न कहीं मेंटल कॉज़ तो आता ही है। तब देयर इज़ नो इलनेस फ्रॉम द बॉडी अपार्ट फ्रॉम द माइंड। ये यस, एक कहावत है ग्रीक फिलोसोफर सोक्रेट्स की, कि मतलब अपने मन के सिवा किसी भी चीज़ का बीमारी आपको नहीं आ सकती। इन शॉर्ट मैं बोलूँगा। आपको बीमार होने के लिए कहीं न कहीं तो आपके मन के ऊपर ठेस पहुँचनी चाहिए, तो ही आप बीमार होते हो। मतलब कोई भी लक्षण आने से पहले ना, बिफोर अ सिम्पटम अपीयर्स ऑन योर बॉडी, इट इज़ मैनिफेस्टेड इन योर माइंड। मतलब अपने शरीर के ऊपर या अपने किसी भी पार्ट को अफ़ेक्ट करने से पहले, वो आपके मन के ऊपर घाव कर किया किया होता है उसने। यस, मतलब वो माइंड एज़ अ आइडिया चल रहा है, कोई दिमाग में आइडिया चल रहा है या थॉट प्रोसेस चल रहा है या डर चल रहा है या किसी चीज़ की अपेक्षाएँ होती है, डिज़ायर्स हम लोग बोल सकते हैं, फैंटेसी होती है, मूड रिपल्सिव होता है और इनमें कहीं भी आप अगर गफ़लत करते हो या ठेस पहुँचती है ना, तो आप बीमार हो जाते हो। वही कहावत है ना कि वी क्रिएट द डिसीज़ एंड वी क्रिएट द क्यूर। अगर आप चाहो मन से तो आप ठीक भी हो सकते हो। क्योंकि आप अगर ठेस पहुँच के अगर आप बीमार हो रहे हो, तो वो ठेस को सुधार के आप ठीक भी हो सकते हो। और यही होम्योपैथी करती है। ये जो बैलेंस है ना, ये करने का काम करती है होम्योपैथी। ये हार्मोनी मेंटेन करती है। यस। सर सोरियासिस में भी मतलब ऐसा कुछ आप जैसे आपने सोरियासिस के हुँ, केसेस काफ़ी देखे हैं अपने हुँ, प्रैक्टिस में। या तो क्या कुछ ऐसा कोई रीज़न जो पर्टिकुलरली आपको सोरियासिस के केस में समझ में आया हो कि ये इमोशनल रीज़न जो है हुँ। इसके लिए सोरियासिस में रिस्पॉन्स ना मैंने ज़्यादा करके जो केसेस देखे हैं ना, उसमें एक तरीके का ब्लेम रहता है आपके ऊपर, एक तरीके का गिल्ट रहता है। जो चीज़ आपने की नहीं हो और उसका अगर आपके ऊपर ब्लेम लगा दिया जाए, लांछन, रिप्रोच होता है, तो ज़्यादा हुँ, करके सोरियासिस में पेशेंट होता है। क्योंकि इट्स एन ऑटो इम्यून डिसीज़। सोरियासिस इज़ एन ऑटो इम्यून डिसीज़। आपका शरीर ही उसे आप बना रहे हो। जो चीज़ें आपने की नहीं हुई ना और उसके लिए आपको दोषी ठहराया जा रहा है। हुँ, हाँ, तो ये गिल्ट को लेके आप बीमार हो जाते हो। और इसमें कैसा है ना कि ये बार-बार, बार-बार आपकी तरफ आते रहते हैं। ये जो रीज़न्स हैं ना, ये बार-बार आते रहते हैं। अभी मैं आगे चल के आपको एक एग्ज़ाम्पल भी बताऊँगा, इसके बारे में हम लोग सविस्तर में बात करेंगे, कि यस, कैसे वो पेशेंट बार-बार इफ़ेक्ट होता है और कैसे उसके ऊपर वो बार-बार ओवरग्रोथ ऑफ स्किन होता है। मतलब क्या है ना, हुँ, उसमें वो प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है। बॉडी स्किन का जो मैंने पहले भी बताया ना, काम क्या है प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन, हाँ, और ये डर की वजह से वो बचने की वजह से वो अपने बॉडी को और क्रिएट करती है। प्रोग्रेस जो है ना, ये शेडिंग ऑफ स्किन जो रहता है ना, ये रेगुलरली होता है। हर 28 डेज़ के बाद एवरेजली आवर स्किन गेट्स शेड्स। मतलब नई हुँ, स्किन आती रहती है हर 28 दिन के बाद, एवरेजली बोला जाए तो। तो इसमें क्या होता है ना कि ये खुद को बचाने की कोशिश में बॉडी और पैदा करती है। स्किन ओके, ओवरग्रोथ और होती रहती है।
इट्स क्या बोले कि मोर देन 10 to 20 टाइम्स फास्टर, उससे भी ओके। ज़्यादा उसका स्पीड रहता है। तो इसकी वजह से वो हम्म। बहुत और जाड़े धब्बे आ जाते हैं, सिल्वरी धब्बे आ जाते हैं, जिसे वो निकालने की कोशिश करता है, फिर भी वो बढ़ते ही जाता है, ओवर ग्रोथ होते जाता है। तो ओवर ग्रोथ का कारण ही वही है कि प्रोटेक्शन। वो अपने आप को प्रोटेक्शन। बचाने की कोशिश में वो गलत चीज़ होती रहती है उसके बॉडी से। तो ये एक सेल्फ मैकेनिज़्म है। तो अगर आप ये गिल्ट को अगर छोड़ दोगे ना, तो ये प्रोसेस अपने आप रुक जाती है। और होम्योपैथी वही करती है कि ये हार्मोनी लाने की कोशिश करते हैं, आपको एक असलियत में लाने की कोशिश करती है। जो चीज़ें आप है प्रैक्टिकली देखने की नज़रिया, आपका देखने का नज़रिया बदल देती है उस तरफ। हुँ, यस सर, मतलब होम्योपैथी हेल्प करती है इस तरह से कि वो हमारा नजरिया बदल देगी, तो उससे जो है हमारी प्रॉब्लम अपने आप ऑटोमेटिकली जो है सॉल्व होने लगती है। यस। क्योंकि हम यस। होम्योपैथी का सिद्धांत ही है ना, सिमिला सिमिलिबस क्युरेंटर, क्यूरेंटर। काँटे से काँटा निकालना। ऐसी चीज़ पैदा करती है कि जो आप में डिसीज़ प्रोड्यूस कर सकती है। सिमिलर यस। चीज़ों से सिमिलर चीज़ों को ठीक किया जाता है। यस। यस सर। कि अगर मतलब अगर साइकोडायनामिकली देखा जाए ना, तो एक्ने में भी होता है। एक्ने में एक अंदर गुस्सा पैदा होता है, और एक्ने यूजुअली कब होता है ना, एडल्टहुड एज में, जब हम लोग जवानी में आते हैं तभी होता है। तो ये एज यस। क्या कहा जाता है ना कि इट्स एन आइडेंटिटी एज। हम अपनी पहचान बनाने की कोशिश करते हैं उस एज में। और उस पहचान के बीच में अगर कोई आता है ना, रुकावटें आती है। जैसे कोई अगर आपको बोलता है कि अरे तू तो बहुत खराब दिखता है, या कोई अपमानित करता है, या आपकी इज़्ज़त निकाल देता है, बोलते हैं ना बेअब्रू कर देता है, नीचा दिखाना, या प्यार में धोखा खाते हैं। फिर ये होने के बाद उसके अंदर एक गुस्सा पैदा होता है, एक एंगर। और ये जो एक्ने पिंपल्स है ना, ये एंगर का आउटबर्स्ट है। यस। यस सर। हाँ, तो अगर आप ये इसे संतुलित रखेंगे, तो आपको एक्ने के लिए फेस करना नहीं पड़ेगा। हाँ, हुँ, ये तो सर मतलब मैंने भी देखा है प्रैक्टिस में कि टीन एज में ही एक्ने जो है सबसे ज्यादा होते हैं। यस, ये एडल्टहुड में ही होते हैं ज़्यादा करके। यस और सर। फिर बाद में उसमें डिफरेंशिएशन हम लोग करते हैं। अगर आपके नाक के ऊपर है, तो उसका क्या रीज़न हो सकता है? आपके चीन के ऊपर है, तो क्या रीज़न हो सकता है? रीजन। अपना नाक जो है ना, वो ईगो है। ईगो। नाक के ऊपर हम बोलते हैं ना, मेरे नाक के ऊपर। हाँ, तो ये ईगो है, चीन है आपकी प्राइड है। आपके अगर ईगो को ठेस पहुँचती है, तो वहाँ पे आपको पिंपल ज़्यादा दिखेंगे। आपके प्राइड को ठेस पहुँचती है, तो आपके चीन के ऊपर ज़्यादा इन दिखेंगे। पे। तो जैसे ही अपने पास पेशेंट आता है ना, होम्योपैथ एक सच्चे होम्योपैथ के पास मैं बोलूँगा, और एक साइंटिफिकली जो प्रैक्टिस करता है उनके पास, तो वो सिम्पटम को देख के ही हमें पता चलता है कि इसकी कौन से एरिया में प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम है। हाँ, ये कहाँ पे फेस कर रहा है, फिर वो हिसाब से हम लोग क्वेश्चंस करते हैं। ये साइकोडायनामिक्स है ना, उसकी वजह से अभी हमारा काम आसान हो रहा है। मतलब यस सर। झटपट मिल रहा है। जो लंबी केसेज़ चलती थी, हमें यहाँ से ढूँढो, वहाँ से ढूँढो, उसकी वजह अभी हम लोग एक डायरेक्ट एक टूल बन गया ये, एक एक्स्ट्रा टूल है कि जिसकी वजह से हम लोग फ़ास्ट काम कर सकते हैं। हुँ, यस। यस सर। सर, जब बात होम्योपैथी की हो रही है, तो होम्योपैथी किस तरह से मतलब स्किन डिसीजेस में काम करती है? क्या ये सिर्फ लक्षणों पर काम करती है या बीमारी को जो है जड़ से भी ठीक करती है? नहीं, होम्योपैथी खाली लक्षणों को नहीं ठीक करती है, होम्योपैथी जड़ से ही ठीक करती है। अगर आप सही दवा दोगे, तो वो पेशेंट में ना पूरी तरह से आराम मिलता है। मतलब ना कि उसकी शरीर की बीमारी जाती है, ये स्किन डिसीज़ या चर्म रोग जो भी है, बल्कि वो अंदर से भी फ्रेश हो जाता है। क्योंकि हम लोग ना आदमी को देखते हैं, वी सी द मैन इन डिसीज़, नॉट द डिसीज़ इन मैन। हाँ, यस। मतलब हम लोग वो पूरे आदमी को देखते हैं, ना कि वो बीमारी को। उसे वो बीमारी क्यों आई है, उसके पीछे का राज़ हम लोग ढूँढ निकालते हैं कि ये आदमी बीमार क्यों है। और जब भी हमें वो राज़ मिल जाता है या मालूम हो जाता है कि ये आदमी बीमार, तो उसकी सिमिलर दवा हम लोग उसे देते हैं,
उसके फिर हमारे अलग-अलग नज़रिया होते हैं, उसमें पोटेंसीज़ अलग होते हैं। ये सारे डॉक्टर्स का यस, काम है, एक्सपीरियंस डॉक्टर्स उसे अपनाते हैं और फिर वो दवा जब भी हम लोग देते हैं, तो उसमें पूरी तरह से आराम आता है। मतलब उसकी नींद ठीक हो जाती है, उसकी एनर्जी ठीक हो जाती है, उसकी भूख ठीक हो जाती है। सारे-सारे जो भी वहाँ जहाँ पे भी वो डिस्टर्ब हुआ है या बीमारी की वजह से या कुछ अलग वजह से, वो सारे चीज़ें ठीक हो जाती है। क्योंकि क्या है ना, ह्यूमन बीइंग इज़ अ सोशल एनिमल। ये अकेला कभी नहीं रह सकता। तो यस, इसके लिए हम लोग आईपीआर को बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं। आईपीआर बोले तो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, रिलेशंस, यस, क्योंकि वो हर एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। उसके घर वाले से है पहला, फिर उसके आजू-बाजू वाले से है। वो अगर स्कूल जा रहा है तो उसके स्कूलमेट से है, टीचर से है, वहाँ पे आने वाले लोगों से। अगर ऑफ़िस जा रहा है तो ऑफ़िस के लोगों से है। तो जहाँ-जहाँ पे भी वो जाता है ना, वहाँ से वो कुछ ना कुछ लेके आता है। कुछ अच्छी चीज़ों के साथ कुछ बुरी चीज़ें भी लेके आता है। तो अगर ये बुरी चीज़ें उसके ऊपर हावी हो गई, तो वो बीमार हो जाता है और फिर डिफरेंट-डिफरेंट बीमारी आ जाती है या डिफरेंट इन्फेक्शंस आ जाते हैं, स्किन डिसीज़ेज़ जो भी है। तो हम लोग एक ही नज़रिए से देखते हैं, चाहे वो स्किन डिसीज़ हो, चाहे वो कैंसर हो, चाहे वो सर्दी-खाँसी हो। हमें देखना है वो आदमी क्यों बीमार है, उसमें ये क्यों है ये? हाँ, तो ही हम लोग उसे पूरा ठीक कर सकते हैं। इसके लिए हम लोग बोलते हैं कि हम लोग उसे जड़ से ठीक करते हैं, ना कि यस, वो सिम्पटम ठीक करते हैं। उसका लक्षण नहीं ठीक होता है, पूरा ठीक हो जाता है। यस सर, एब्सोल्युटली एग्री। हुँ, मतलब होम्योपैथी जो है मैन इन द डिसीज, मतलब उसका काम डिसीज तक सीमित नहीं है, पूरे के पूरे जो है मैन पर काम ये करती है। और जितना सुपरफिशियली आई थिंक लोग समझते हैं होम्योपैथी के हुँ, लिए, क्योंकि अक्सर लोगों का ये मतलब होता है कि होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाओ तो आपको टाइम लेके जाना पड़ता है, वो लोग हुँ, बहुत सारे क्वेश्चन आंसर करते हैं। हुँ, हुँ, तो अभी लोगों को आई थिंक क्लियर हो रहा होगा कि क्यों जो है हम लोग इतना कुछ पूछते हैं, हुँ, हुँ, क्योंकि सारा प्रॉब्लम जो है अंदर से क्रिएट हुआ है। हुँ, लगता तो है पेशेंट को कि नहीं, आपको तो सिर्फ बीमारी पे फोकस करना चाहिए, आपको बीमारी के प्रॉब्लम्स बता दिए, लक्षण बता दिए, हमने हुँ, बीमारी हुँ, दिखा दी कि स्किन प्रॉब्लम है, हुँ, तो हुँ, फिर आप इतना कुछ क्यों पूछ रहे हैं? हाँ, तो अभी ये इन सब चीज़ों के थ्रू जो है क्लियरिटी आएगी लोगों को कि हाँ, होम्योपैथी में हमें सारी चीज़ों को कंसीडर करके आपको जो है सिमिलिमम देनी है। तभी हम आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। जी, बिल्कुल। जितना इन्फॉर्मेशन आप दोगे ना, यस, उतना ट्रीटमेंट आपका आसान होता है। इसके लिए मैं हमेशा पेशेंट को बोलता हूँ कि जो भी आपके मन में है ना, खुल के बताइए। मैं हुँ, आपको पूरा टाइम दे रहा हूँ, मैं नया केस कभी भी जल्दी में नहीं लेता हूँ। मैं टाइम लेके ही देता हूँ, विदाउट अपॉइंटमेंट मैं केसेस नहीं लेता हूँ। मैं उन्हें पूरा टाइम देता हूँ कि आपको जो भी बोलना है ना, छोटी से छोटी चीज़ लगे आप मुझे बता दीजिए। हुँ, आपके लिए वो इम्पोर्टेंस नहीं होगी लेकिन हमारे लिए वो इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट है, यस। हाँ, तो वो जब भी आपके ऊपर उनका विश्वास आ जाएगा ना, तो ही वो आपके अपने अंदर चल रही जो भी झगड़ा है, उसके भीतर वाला, वो ही आपको बता सकता है। मुझे तो बहुत सारे पेशेंट ने बताया ना, सर आज जो मैंने आपको बताया ना, वो आज तक मैंने किसी को भी नहीं किसी बताया। को नहीं बताया। यस, क्यों आपने जितने प्यार से मुझे पूछा है, मुझे लगा कि आप मेरे कोई भाई हो, आप मेरे कोई पिता हो, चाचा हो, कोई सगे लग रहे हो मुझे। तो हुँ, ये रिलेशन पैदा होना चाहिए, एक डॉक्टर और पेशेंट के बीच में। और ये जब ये रिलेशन पैदा होता है ना, तभी आप पेशेंट को अच्छी तरह से ठीक कर सकते हो। हमारे राव सर तो हमेशा बोलते थे कि अरे पेशेंट के कंधे के ऊपर हाथ रख और बोल तू ठीक हो जाएगा। फिर देखो वो कमाल देखो आप। यस, और बहुत सारी मतलब क्या लोग बोलते हैं ये मैजिक हो गया लेकिन ये मैजिक नहीं है, इट्स अ साइंस। एवरीथिंग देयर इज़ साइंस बिहाइंड ऑल आर्क्यूअस। हम लोग वो प्रूव कर सकते हैं, ऐसे ही नहीं बोल सकते। यस सर। सर आजकल सोरियासिस, विटिलिगो, फंगल इन्फेक्शन, एक्जिमा, मतलब ये 4 प्रॉब्लम तो बहुत ही मतलब कॉमन हो गई हैं। आपको जो यस, है डेली बेसिस पे इसके पेशेंट मिलते हैं और इनको ट्रीट करना मतलब काफ़ी डिफ़िकल्ट भी होता है।
तो क्या होम्योपैथी में इन प्रॉब्लम को जो है हम सॉल्व कर सकते हैं? डेफिनेटली सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि और ये सारी केसेस है ना, सारे डॉक्टर्स घूम के ही अपने पास आती है। ये मेरा एक्सपीरियंस है। मतलब पहले वो घर वाले नुस्खे हो जाते हैं उनके, फिर वो उनके रेगुलर डॉक्टर के पास जाते हैं, फिर बाद में स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं, फिर आयुर्वेदा के पास जाते हैं, अगर यूनानी है तो वहाँ पे जाते हैं, फिर वो सारे चीज़ करके एंड में हमारे पास आते हैं। ये मेरा आज तक का एक्सपीरियंस है। अभी सिनेरियो थोड़ा चेंज होते जा रहा है। अभी लोग आने लगे हैं इंस्टेंटली। सिंस कोविड वी आर ऑन हाई, लोगों को अपनी यस। क्या बोलते हैं, अपनी जगह अभी मालूम हो गई कि होम्योपैथी क्या कर सकती है। तो पिछले 5-6 साल में हम लोग बहुत ही आगे हैं। अभी मतलब न्यूबॉर्न्स भी अपने पास आ रहे हैं, इन प्रेग्नेंसी अपने पास आ रहे हैं। तो ये सिनेरियो धीरे-धीरे बदल जा रहा है। फिर भी बहुत सारे केसेस हैं, वो सारे चीज़ें करके ही आते हैं। हाँ, लेकिन हम लोग उन्हें ठीक कर सकते हैं, क्योंकि वी सी द मैन इन डिसीज़, मैंने पहले भी बोला था आपको। और वो हम लोग को जब भी पता चलता है तभी उसका कारण मालूम हो जाता है, और कारण मालूम होने के बाद अगर हम लोग सही दवा और सही पोटेंसी देते हैं, तो वो कुछ दिनों में ही ठीक हो जाता है। मतलब यू वोंट बिलीव कि मैंने जो सोरियासिस के वगैरह केसेस ठीक किए, मतलब पहला जो उनका रिज़ल्ट दिखता है उनको 8-10 दिन में ही दिख जाता है। ओके। हाँ। और फिर वो अपने को फ़ॉलो करने लगते हैं। आज की तारीख में क्या है ना, आप रिज़ल्ट दो तो मैं आपके पास रहूँगा। पेशेंट को क्या चाहिए? रिज़ल्ट चाहिए। रिजल्ट। ही इज़ रेडी टू पे यू, क्योंकि वो यस। पहले से ही बहुत सारा खर्चा कर चुका होता है। उसका बैंक बैलेंस पूरा डाउन होता है, जब तक अपने पास पहुँचता है। हाँ, और फिर आप अगर रिज़ल्ट दोगे, तो वो आने ही वाला है। यस। हाँ, तो ये सारी बीमारियाँ जो बढ़ती जा रही है, ये इसका मेन रीज़न है। अभी इवन मॉडर्न साइंस इज़ ऑल्सो सेइंग कि स्ट्रेस इज़ द वन ऑफ द रीज़न। लेकिन स्ट्रेस ठीक करने के लिए उनके पास कोई दवा है ही नहीं। हाँ, तो ये होम्योपैथी के पास ही दवाइयाँ हैं कि जो आपके माइंड के ऊपर काम करती है। आई वुड से यस। रादर कि ये दिस इज़ द ओनली सिस्टम व्हिच कैन वर्क ऑन योर माइंड। यस सर। ये मेरा बोल्ड स्टेटमेंट रहेगा, लेकिन ये फैक्ट है, हम लोग देख रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे ट्रैंक्विलाइज़र्स देते हैं, सेडेटिव्स देते हैं, फिर भी वो पेशेंट को नींद आती नहीं है। वो दिमाग से शांत नहीं होता है। और हम लोग एक डोज़ देते हैं और फिर पेशेंट बोलता है, डॉक्टर कल रात इतनी गहरी नींद से मैं सोया, ताकि हम लोग उसको सोने की दवा तो देते ही नहीं है। हम लोग उसकी बीमारी की दवा देते हैं, लेकिन पेशेंट आके यस। दूसरे दिन ही बोलता है कि डॉक्टर इतना मैं शांति से सोया ना कि कुछ भी अभी मेरे दिमाग में नहीं है। मेरा दिमाग खाली हो गया, एकदम फ्रेश लग रहा है। ये पहली रिएक्शन होती है, जब ये हमारी दवा काम करती है। तो ये स्ट्रेस तो अभी दिन-ब-दिन बढ़ते जा रहा है। ये मे बी वर्क रिलेटेड, इट मे बी स्टडी रिलेटेड, क्योंकि हर एक आदमी आजकल एम्बिशियस होते जा रहा है, और कंपटीशन, जेलसी, ये सारी चीज़ों की वजह से ये सारी बीमारियाँ अभी बढ़ते ही जाने वाली है। ये रुकने वाली नहीं है। अभी मेरे पास एक जो मतलब सोरियासिस की मेरे एकदम इनिशियल स्टेज वाली मैं पेशेंट बताता हूँ कि जिसकी वजह से मुझे सोरियासिस स्पेशलिस्ट लोग बोलने लगे। वही केस के बारे में मैं बताता हूँ। वो पेशेंट को पिछले 7-8 साल से सोरियासिस था, और उसने सारे डॉक्टर्स सारे ट्रीटमेंट कर चुका था। मतलब जगह-जगह पे वो जहाँ पे भी लोगों ने बोला कि ये ठीक करता है, वहाँ पे जाया गया था वो। मतलब रास्ते में बैठने वाले आदमी को भी उसने दिखाया था। ओह! हाँ, इतना फ्रस्ट्रेट हुआ था, और फिर भी कुछ काम नहीं कर रहा है, इसके लिए उसने पिछले 5-6 महीने से ट्रीटमेंट करना ही छोड़ दिया था। फिर मेरा एक पुराना पेशेंट था जिसको मैंने सोरियासिस ठीक किया था, उससे पता चला कि ये डॉक्टर के पास जाओ, वहाँ पे ठीक होता है, अच्छा इलाज होता है। और फिर हुँ। मैंने पूछा, वो सारी पहले वाली कंप्लेंट्स तो वो बताते हैं कि इधर खुजली होता है, उधर खुजली होता है, इतना है, उतना है, ऐसा शुरुआत हुआ था, इतना सा छोटा पैच था, अभी पूरे शरीर पे हो गया। सारे बताने के बाद मैंने पूछा कि ये जभी हुआ तभी उसके पहले आगे-पीछे तुम्हारे लाइफ में ऐसा क्या हो गया था कि जिससे तुम इतना इफ़ेक्ट हो गए? हुँ। तो उसने पहली बात तो बताया कि इतना पुराना है डॉक्टर साहब, ऐसा तो कुछ मेरे हिसाब से नहीं। तो मैंने सीधा डायरेक्टली पूछा कि किसी का एक्सीडेंट, किसी का डेथ
ऐसा कुछ है क्या? हम्म। तो तभी उसने बताया कि डॉक्टर एक्सीडेंट या डेथ तो नहीं है, लेकिन एक मेरे भाई का मर्डर हो गया था, मेरे ओ। चचेरे भाई का, और वो मर्डर का ब्लेम अननोइंगली मेरे ऊपर आ गया, क्योंकि वो फैमिली इश्यूज़ चालू थे दूसरे लोगों हम्म। के, और वो फैमिली इश्यूज़ में वो लोग का झगड़ा हो गया और हाथापाई में वो लड़का मारा गया, और उस समय मैं वहाँ पे था ही नहीं। हम्म। जिस जगह पे ये सब हो गया उस समय मैं वहाँ पे था ही नहीं। लेकिन मेरे अंकल ने मुझे बोला कि तेरी वज़ह से मेरा बेटा गया। ओके। वो चीज़ उसने दिमाग में जो पकड़ ली, उसके बाद उससे ये चालू हो गया। हम्म। मैंने बोला अभी उसको तो बहुत साल हो गए ना, तो अभी क्या उसका इफ़ेक्ट तेरे ऊपर क्या है? बोलते हैं अभी भी वो केस चालू है ना। जभी भी वो केस वो स्टैंड अप होती है, तो मुझे वो सारी चीज़ें याद आ जाती है। जभी भी वो केस प्रेज़ेंट होती थी ना, कोर्ट में स्टैंड अप होती थी, उसकी डेट लगती थी, तभी ये सारी चीज़ें बाहर आ जाती थी। सारे लोगों को उसे फेस करना पड़ता था। हालाँकि अभी वो चाचा-विचा सब सेटल हो गए, लेकिन वो जब भी खड़ी होती है, तभी वो सारी चीज़ें उसके बाहर आती है, उसके मन में आ जाती है। तो यही ओवर ग्रोइंग था। ये उस वो भुला नहीं पा रहा था कि व्हाई ही वाज़ ब्लेम्ड। वो बोल रहा था कि वो जो मेरा चचेरा भाई था, वो मेरे सगे भाई से भी मुझे ज़्यादा उससे प्यार था। अगर उसकी जगह मेरा भाई होता सगा, तो वो उसके साथ ये हादसा हादसा हुआ होता। तो व्हाई दे आर हम्म। ब्लेमिंग मी? ये जो अननेसेसरी रिप्रोच था ना उसके ऊपर, उसकी वजह से वो बीमार था। तो हमने ऐसी दवा दी उसे कि उसके सारे जो ज़ख्म है वो ठीक हो गए, और वो मन से ठीक हो गया, और उसका ये जो सोरियासिस पैचेस थे वो पूरे हील हो गए, और आप अगर स्किन देखोगे ना तो बोलोगे कि इसका प्लास्टिक सर्जरी हुआ है। इतना वाओ। इसका स्किन क्लीन हो गया। ये हो गया सोरियासिस का रीज़न। दूसरी जो केस मैं बताने जा रहा हूँ वो आर्टिकेरिया की है। ये एक फीमेल थी, हम्म। एक यंग फीमेल जिसकी डिलीवरी हुई थी, और उसकी बच्ची एक 2 महीने की थी। काफ़ी सालों के बाद उनको बच्चा हुआ था, और उसका ऐसा चालू था ना कि उसे बच्ची की तरफ भी देखना था, बच्ची को भी देखना था, और घर के खर्चे जो बढ़ रहे थे वो उसे सामने दिख रहे थे। इसके लिए उसे हम्म। ऑफ़िस भी जॉइन करना था। लेकिन उसके मन में वही जो कन्फ्यूज़न था ना कि मैं ऑफ़िस अगर जॉइन करती हूँ तो बच्ची की तरफ मेरा ध्यान कम हो जाएगा, और बच्ची की तरफ अगर मैं ध्यान देती हूँ, ऑफ़िस नहीं जॉइन करती हूँ, तो मेरा इनकम कम हो जाएगा। ये जो हम्म। छोटा-सा फ़ियर उसके दिमाग में चल रहा था ना, कन्फ्यूज़न हम लोग बोल सकते हैं या फ़ियर, ये फ़ियर उसके शरीर के ऊपर ये आर्टिकेरिया क्रिएट कर रहा था। स्मॉल फ़ियर्स कन्वर्ट्स Yes. इंटू हिल्स ऑफ मोल ऑफ हिल्स। ये जो इसका जो साइकोडायनामिक है ना, ये छोटी-छोटी Yes. फ़ील्स रहती है, लेकिन वो अंदर से आपको इतना बड़ा कर देती है ना, तो इसका ये कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए हमने उसे मेडिसिन दे दिया। फिर उसने डिसीज़न ले लिया कि मैं फ़िलहाल अभी घर पे रुकूँगी, बच्ची मेरी थोड़ी बड़ी होने दो, फिर मैं जॉइन हो जाऊँगी। ये उसका कन्फ्यूज़न दूर हो गया, और उसका अर्टिकेरिया भी दूर हो गया। Wow. हाँ, तो ये छोटे-छोटे रीज़न्स होते हैं, लेकिन वो आपके मन में बड़ा घर बना देती है और आपको बीमार बना देती है। तीसरा Yes. जैसे मैं एक एग्ज़ाम्पल दूँगा फंगल इन्फेक्शन का। फंगल इन्फेक्शन क्या है ना, इट्स अ स्टैग्नेशन ऑफ थॉट्स। आप पुरानी चीज़ों को छोड़ना नहीं चाहते। आप पास्ट के साथ ही जीना चाहते हो। तो ये हम्म। पास्ट अगर आप पकड़ के रखोगे ना, इसमें क्या था ना, ये फीमेल का लव मैरिज था, और लव मैरिज के बाद उसके ससुराल वालों ने उससे रिजेक्ट किया, उनको घर पे ही नहीं लिया। वो शादी करके आया तो बोले कि आप लोग घर के अंदर नहीं एंट्री कर सकते। तो उसी रात उन लोग को उनके दोस्त के घर पे जाके रहना पड़ा, फिर बाद में एक नया रेंटल रूम लेना पड़ा, और इसमें वो प्रेग्नेंट हो गई, और ये सारी दिमाग में उसके चीज़ें चल रही थी, तो उसका मिसकैरेज हो गया, अबॉर्शन हो गया।
हम्म। अभी जो मेरे पास आई तभी उसको 8 साल का एक बच्चा भी था, लेकिन फिर भी वो पुराना वाला चीज़ें नहीं भुला पा रही थी। उसी को पकड़ के बैठी थी कि मेरे साथ ये क्यों हुआ? मेरे साथ मेरी क्या गलती थी? मैं तो ठीक थी, मैं सब सही कर रही थी। तो ये पुरानी चीज़ों को जो पकड़ के रखा था उसने, इसकी वजह से वो बीमार थी। उसकी वजह से बार-बार उसे फंगल इन्फेक्शन होता था। वो भी सारे हॉस्पिटल जाके आई थी, बड़े-बड़े इंस्टीट्यूट में दिखा के आई थी, लेकिन उसका ठीक नहीं हो रहा था। ये जैसा ही उसका पास को हम लोगों ने ठीक किया ना, वो ठीक हो गई। यस, आई थिंक सर बहुत क्लियर हो गया है कि मतलब ये जो आपने 3 एग्जाम्पल दिए, इससे ये समझ में आ गया कि पेशेंट को ऐसा लगता है कि ये छोटी-छोटी चीज़ें जो इतने पहले की हैं, वो हुँ, इम्पोर्टेंट नहीं रखती हैं और उनको ये पता भी नहीं होता कि वो उनके सबकॉन्शियस पे कितना डीप इम्पैक्ट डाले हुए हैं और उसकी श्योर, वजह से उनको ये प्रॉब्लम आई है। लेकिन जब वो यस, होम्योपैथ के पास आते हैं, आप जब उनसे हुँ, बात करते हैं, केस लेते हैं, तो उनको समझ में आता है कि हाँ, ये चीज़ें हमारे ऊपर जो है फ़र्क डाल रही हैं। फिर वो बाद में रियलाइज़ करते हैं उस चीज़ को और यस, फिर एक्सेप्ट भी करते हैं। हुँ, तो स्किन के केसेस में आई थिंक ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये सबने देखा है कि स्किन प्रॉब्लम जो है ना बहुत ईज़िली जाती नहीं है हुँ, और खासकर हमारा मॉडर्न सिस्टम जो है इस मामले में पूरी तरह से फेल हो जाता है क्योंकि वो कंप्लीट क्योर नहीं दे पाता स्किन में। हाँ, क्योंकि उनके पास खाली एंटी एलर्जी की है मेडिसिन्स। यस, सारे पेशेंट्स में वही दी जाती है मोस्ट ऑफ द, और ऑइंटमेंट दिए जाते हैं जिससे वो सप्रेसिव होता है, क्यूर नहीं होते। यस सर। तो होम्योपैथी का रोल यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, ये हमें समझ में आ रहा है। सर जैसे अभी आपने ये केसेस बताए, इससे हमें ये तो समझ में आ रहा है कि होम्योपैथी लेने से क्या-क्या फ़ायदे हो सकते हैं। लेकिन आपको नहीं लगता जैसे कि अभी आपने भी बोला था कि ज़्यादातर स्किन प्रॉब्लम में लोग क्या करते हैं, वो सारे डॉक्टर्स के पास दिखा कर आते हैं। कई बार तो लोगों को ऐसा होता है कि वो 10-15 साल बाद आते हैं, 20 साल बाद आते हैं, जब उनका पूरा का पूरा शरीर जो है, चाहे वो सोरियासिस हो, एक्जिमा हो, अर्टिकेरिया हो, उससे पूरी तरह से भर जाता है। तो आपको नहीं लगता कि होम्योपैथी को आई थिंक स्किन के केसेस में लोगों को सबसे पहले जो है फर्स्ट प्रेफ़रेंस देना चाहिए? नहीं, खाली स्किन के केसेस में ही क्यों, मैं तो बोलूँगा सारे केसेस में फर्स्ट प्रेफ़रेंस देना चाहिए। यस, हाँ, और यही हमारी कोशिश है कि कैसे लोगों में होम्योपैथी का फैलाव हो जाए, और इट शुड बी फर्स्ट चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट, हम लोग बोलेंगे। हाँ, और होगा, ये ज़रूर होगा। हुँ, क्योंकि क्या है ना, जितना आप बीमारी को पुराना करोगे, उतना उसे ट्रीट करने में दिक्कत है। दिक्कत जाएगी। जितना जल्दी आओगे, उतना वो जल्दी ठीक हो जाएगा। तो यू शुड कम एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल, मैं तो बोलूँगा। यस सर। क्योंकि हम लोग क्या है ना, खाली केमिकली या रिपोर्ट्स देख के नहीं ठीक कर रहे पेशेंट को, वो क्यों बीमार हुआ है वो देखते हैं। अभी हमारे पास सारे, मतलब सारे डिसीज़ के केसेस रहते हैं, तो हम लोग सारों को वैसे ही रिज़ल्ट्स देते हैं जितना फ़ास्ट हम लोग स्किन में भी देते हैं। आज हम लोग स्किन के बारे में बात कर रहा हूँ, इसके लिए वहीं तक सीमित रख रहे हैं हम लोग। यस। यस। मतलब सर आई थिंक होम्योपैथी को फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में सबसे पहले कंसिडर करना ही चाहिए। ज़रूर, ज़रूर, और जितना आप आपकी इम्यूनिटी बचा के रखोगे ना, उतना आपका फ्यूचर अच्छा होगा। अच्छा रहेगा। हाँ, क्योंकि क्या है ना, आजकल क्या होता है ना, छोटी-सी चीज़ है तो तुरंत 2-3 एंटीबायोटिक दिए जाते हैं। आपकी हुँ, इम्यून सिस्टम की पूरी वाट लग जाती है, मैं तो बोलूँगा। यस, हाँ, बिना सोचे एंटीबायोटिक लिख देते हैं, और वो और केस को स्पॉइल कर देते हैं। वायरल इन्फेक्शन है फिर भी एंटीबायोटिक देते हैं। ये बात तो मेरी आज तक समझ में नहीं आ रही है। नॉर्मल सर्दी-जुकाम में भी सर मतलब बच्चों हाँ, को, छोटे बच्चे हों, चाहे बुजुर्ग हों, नॉर्मल सर्दी-जुकाम में भी एंटीबायोटिक्स बहुत देते हैं। हाँ, बहुत-बहुत, मतलब इतना उसका ओवर यूज़ हो रहा है, उसकी वजह से अभी डिसीज़ आने लगे हैं। उसकी वजह से यस, बीमारियाँ आने लगी है, और जब भी उसकी ज़रूरत है तभी वो काम ही नहीं कर रहे हैं। ये भी हम लोग को देखने को मिल रहा है। मतलब बहुत सारे लोग तो बिना डॉक्टर के प्रिस्क्राइब किए ही ले लेते हैं, सीधा एंटीबायोटिक ले लेते हैं, और वो भी डोसेज़ के हिसाब से नहीं लेते।
उनके मन में आया आज 2 गोली खाया बस खत्म हो गया, आज सर्दी है तो आज एंटीबायोटिक खा लिया, दूसरे दिन कुछ नहीं, उसका प्रॉपर कोर्स नहीं रहता है, कुछ नहीं रहता है, ये ज़्यादा हार्मफुल है। तो मैं तो बोलूँगा कि आप सही डॉक्टर से सही इलाज करा लो, खुद के यस डॉक्टर मत बनिए, अपने शरीर यस। से मत खेलिए। और सर ये जो आपने एंटीबायोटिक वाली बात कही ना, ये आई थिंक स्टेरॉइड के केसेस में भी काफी हद तक के आजकल जो है ऐसा हो रहा है। डेफ़िनेटली स्टेरॉइड्स की डोजेस जो है लोग लेते हैं, कम ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता है, किस हिसाब से लेना है कोई फर्क नहीं पड़ता उनको। स्टेरॉइड्स का मेन काम है कि ज़रूरत के काम समय वो आपकी लाइफ सेव, इट्स अ लाइफ सेविंग ड्रग्स। लेकिन अभी उसको ऐसे खा रहे हैं ना कि जैसे उनको तुरंत चाहिए, अभी हम्म। हुआ तो तुरंत रिज़ल्ट चाहिए। अरे थोड़ा-सा तो टाइम दे दो। जितना टाइम बीमारी बनने में लगती है उतना टाइम तो उसे ठीक होने के लिए दीजिए ना। उनको तुरंत यस। चाहिए और अननेसेसरी स्टेरॉइड यूज़ करते हैं। मैंने तो बहुत सारे डॉक्टर्स को भी देखा है। इसके ऊपर डिबेट्स भी होते हैं मेरे। हम्म। बच्चे का बुखार नहीं जा रहा है, सीधा बोल देते हैं उसके सैटिस्फैक्शन के लिए उसे एक स्टेरॉइड का इंजेक्शन दे दो। अरे क्यों? क्यों उसके लाइफ से खेल रहे हो? उसके लाइफ से खेलने का अपने को कोई अधिकार नहीं है। हाँ, उसे ज़रूरत है तभी ज़रूरत वाली ही दवा दे दो। हाँ, यस हाफ नॉलेज इज़ ऑलवेज़ डेंजरस मैं तो बोलूँगा। यस सर। और स्टेरॉइड के मामले में आई थिंक ये बहुत ज्यादा करेक्ट है, क्योंकि बहुत सारे जो डॉक्टर्स हैं, मतलब कई बार तो ऐसा होता है जिनको हम कहते हैं कि मतलब जो क्वैक हैं, झोला छाप डॉक्टर, यस, वो यस। स्टेरॉइड का यूज जो है बिना सोचे समझे करते हैं। उनको फर्क नहीं पड़ता कि पेशेंट को इससे कितना नुकसान हो सकता है। इवन बच्चों के केसेस में वो स्टेरॉइड यस, जो यस, है यूज डेफ़िनेटली करते हैं। और उनके पास ज़्यादा भीड़ दिखेगी आपको। चर्म रोग स्पेशली अभी हम लोग चर्म रोग की बात करें इसके लिए मैं उसका ही वर्ड यूज़ करता हूँ कि अपने पास्ट को भूलने की कोशिश कीजिए। हम लोग इंसान हैं, इंसान से हमेशा गलतियाँ होती हैं। हाँ, जो यस आदमी गलती करता है वो उसी को इंसान बोलते हैं हम लोग। हाँ, तो गलती को पकड़ के मत रखिए, उसे छोड़ दीजिए। उसे सुधारने की कोशिश कीजिए ताकि वो आपसे फिर से ना हो जाए, लेकिन उसके साथ मत जिए। हाँ, ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, उसका अनुभव लीजिए और अपनी गलतियों को सुधारिए, अपने पास के साथ मत जिए। यही मेरा मतलब क्या सबके लिए संदेश रहेगा। ये बहुत अच्छी ज़िंदगी है, अच्छी तरह से जी लो। अपने यस लाइफ़ के साथ जो भी बुरा हुआ है, उसे छोड़ दो, छोड़ना सीखो। लिव योर पास्ट क्योंकि जितने भी बीमारी है ना, वो आपके पास से ही आपको आती है। तो आपके पास्ट को आप हील करो, आप ठीक हो जाओगे। और थैंक होम्योपैथी ये सारी चीज़ें भुलाने के लिए आपको बहुत अच्छी तरह से मदद कर सकती है और बिना ट्रीटमेंट के भी अगर आपको ठीक होना है, तो आपके पास्ट को आप सुधार लो। कोई रिग्रेट मत रखिए। यस सर। बहुत ही स्ट्रॉन्ग और पावरफुल मैसेज सर ने दिया है कि अपने पास्ट को जो है छोड़ना सीखिए, उसे लेट गो करिए, मन में किसी भी तरह का कोई भी गिला शिकवा नहीं रखिए। अगर कभी किसी ने आपके ऊपर कोई आरोप प्रत्यारोप किए हैं तो उसे भी भूल जाइए, क्योंकि जितना आप अपने पास्ट को होल्ड करके रखेंगे उतना ही ज्यादा जो है आप प्रेजेंट और फ्यूचर में सफर करेंगे। तो एट द एंड सफरिंग तो आपको ही होने वाली है। तो इसलिए दोस्तों, अपने पास्ट को भूल जाओ और उसे पीछे छोड़कर आगे बढ़ो। और ये केवल स्किन के केसेस में लागू नहीं होता है, ये आई थिंक हमारी जो भी प्रॉब्लम्स हमारी बॉडी में है, चाहे वो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो, चाहे कैंसर हो या कोई और प्रॉब्लम हो, ये सब पे ये बात लागू होती है। तो आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान खुद रखिए। आपका स्वास्थ्य जो है, आपका स्वास्थ्य आपके लिए किसी वेल्थ से कम नहीं है। उसका ध्यान रखिए, हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच सर, आपने अपना प्रीशियस टाइम दिया और आज का ये सेशन
आई थिंक जिनको भी जो है चर्म रोग, स्किन डिसीजेस की प्रॉब्लम है, उनके लिए ये सुनना बहुत ही वर्थफुल होगा कि वो कहाँ पर गलती कर रहे हैं। इससे उनको ये मतलब पूरे सेशन में ये चीजें समझ में आई कि कहाँ पर जो है हम गलती करते हैं और किस वजह से हमारे शरीर में ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो हम उनको करेक्ट कर सकते हैं। और करेक्ट नहीं कर पा रहे हैं तो हम जल्द से जल्द किसी अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर को अप्रोच कर सकते हैं और उससे ट्रीटमेंट ले सकते हैं। थैंक यू सर, आपने अपना प्रीशियस टाइम दिया। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।